नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खनम शेरवानी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन होना तय। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का फैसला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया, संघर्ष विराम उल्लंघन रोके पाकिस्तान। पड़ोसी देशों से बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर। भारत ने खारिज किया कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद से पारित प्रस्ताव। राजनीतिक दलों ने कहा, दुष्प्रचार का जवाब दे भारत। भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू होने का इंतजार। सियाचिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योजना जल्द शुरू करने का ऐलान। और WTO में खाद्य सुरक्षा मुद्दे के स्थायी समाधान पर भारत का जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियमों में बदलाव की जताई जरूरत। और सबसे पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जल्द ही भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू कर देगी। सियाचिन में गुरुवार को जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे सैनिकों के परिवार सम्मान के साथ जिंदगी गुजार सकें। फरवरी में यूपीए सरकार के अंतरिम बजट के बाद एनडीए सरकार ने भी बजट में इसे लागू करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया था, लेकिन सैन्य कर्मियों को अभी भी इस योजना के लागू होने का इंतजार है। 1 रैंक 1 पेंशन, कितने दशक बीत गए। ये सपना आपका पूरा करना मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद रिटायर्ड सैन्यकर्मी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करीब 28 लाख रिटायर्ड सैन्यकर्मियों को 1 रैंक 1 पेंशन के लागू होने का इंतजार है। दीपावली के दिन सियाचिन में सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री ने 3 दशक पुरानी उनकी मांग जल्दी लागू किए जाने की बात कही। दरअसल तीनों सेनाओं के रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के बीच 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किए जाने की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। इस साल 17 फरवरी को अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 दिसंबर 2012 को यूपीए सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 2300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इससे पहले भी यूपीए सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में 3 मौकों पर इनकी पेंशन राशि में अंतर कम करने की कोशिशें की, लेकिन फिर भी विषमता बरकरार रही। यूपीए सरकार ने 1 जनवरी 2006 से उन सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया जो 1996 से पहले रिटायर हुए थे। इससे तीनों सेनाओं के बाकी रैंक को फायदा हुआ, लेकिन एकरूपता नहीं बन पाई। बीजेपी ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने की बात को इस साल लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। सरकार बनने के बाद वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 1 रैंक 1 पेंशन का श्रेय लेना चाहते हैं, उस पर यूपीए सरकार 2 साल पहले ही फैसला ले चुकी थी और योजना के लिए बजट का आवंटन भी कर दिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके अटकने की प्रमुख वजहों में दिशा निर्देश तय नहीं हो पाना है। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की नाराजगी की वजह इससे समझी जा सकती है कि 2006 से पहले मेजर जनरल पद से रिटायर हुए फौजी को अभी 26,700 रुपए की पेंशन मिलती है, जबकि 2006 के बाद रिटायर उससे जूनियर रैंक के अधिकारी की पेंशन उससे 9,000 रुपए ज्यादा है। 2001 में भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने भी इस योजना को फिर लागू किए जाने की बात कही। दरअसल 1973 में तीसरे वेतन आयोग ने 1 रैंक 1 पेंशन को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मेरे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी मौजूद हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल, सियाचिन में जाकर फौजियों से मुलाकात करना, हम जानते हैं कि दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो उनसे जाके मिले हैं इतनी कड़ी ठंड में, वहाँ पर कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस कदम को?
देखिए, ये कदम निहायत महत्वपूर्ण है और इसको परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमको पिछले जो 10 साल, जो गत 10 वर्ष बीत गए हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। हर देश में और खासकर हर डेमोक्रेसी में एक सिविल मिलिट्री कॉवेनेंट होता है, यानी कि सिविल सोसाइटी के बीच और उनकी सशस्त्र सेनाओं के बीच एक अनरिटन कॉवेनेंस जैसा होता है, जिसके मुताबिक वो जो सोसाइटी उम्मीद करती है कि जो उसके सैनिक हैं जहां भी भेजे जाएं, वायु मार्ग से, समुद्र मार्ग से, थल मार्ग से, वो जाएंगे, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, कुछ भी दुख विपदा झेलने को तैयार रहेंगे। और बदले में देश उनको आश्वासन देता है कि जो लड़ाई के लिए उनको साजो सामान है वो दिया जाएगा, युद्ध आपूर्ति पूर्ण की जाएगी, और वो उनको ये भी आश्वासन देता है कि पीछे मुड़कर मत देखो रणबांकुरो, तुम्हारे परिवारों का ख्याल हम रखेंगे, तुम्हारे घर वालों का ख्याल हम रखेंगे। लेकिन जनरल बख्शी, हमारे देश में ये जो सिविल मिलिट्री कॉवेनेंट था ये टूट रहा था। बिल्कुल, लेकिन जनरल बख्शी, ये बहुत अहम है। यहां तक लोग जो हमारे मृत सैनिक बेचारे शहीद होके जिनके पार्थिव शरीर आए थे, हमारे नेता वहां जाने से इंकार कर रहे थे और ऊपर से वो लाछन वाले शब्द बोल रहे थे, चुभने वाले शब्द कि ये तो भाड़े के पिट्ठू हैं। ये आपसे पूछूंगी सवाल कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज हो सकता है ये, लेकिन घरेलू स्तर पर जो इसको लेकर राजनीति हो रही है उस पर जरूर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हमारे फौजियों की भलाई के लिए जितना मुमकिन हो, जितना संभव हो, उन्हें जाहिर है मिलना चाहिए, चाहे वो उनके ऑनर के हिसाब से देखा जाए या फिर उनका जितना हमें धन के हिसाब से उन्हें जो हम दे सकें, जो हम आर्थिक सुरक्षा उन्हें दे सकें, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की है अपनी सरकार के ऊपर, क्या आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि अगर आंकड़े हम देखें, इससे पहले भी एक रिपोर्ट जो चल रही थी आरएस टीवी पर कि सैद्धांतिक रूप से जो है वो दिसंबर 2012 में यूपीए की सरकार में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको लेकर फैसला ले लिया था। फिर जाते जाते इंटरिम जो बजट था, अंतरिम बजट, उसमें 500 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिए गए। तो क्या ये माना जाएगा कि वाकई ये पहल यूपीए ने की या फिर एनडीए ने की? क्या ये क्लेम ठीक है? देखिए, इसमें मेन चीज ये है, फौजियों का जो कंप्लेंट ये था कि जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिकल इंटेंट को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। 550 करोड़ इज चिकन फीड। अगर आप पूरा हिसाब लगाएं कि कितने सैनिक हैं, कितने रिटायर्ड अफसर जेसीओ जवान हैं, तो 550 करोड़ तो उसका 1/3 1/4 हिस्सा नहीं था। 1000 करोड़ भी अब उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया है। ये भी प्रोविजनल है, इससे भी पूरा बैकलॉग पे होना असंभव है। इस मात्रा के अंदर जो कैलकुलेशंस की है हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसके मुताबिक, और जो रक्षा मंत्रालय ने खुद कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक, कोई 3500 करोड़ से ज्यादा का राशि आपको चाहिए होगी। तो ये सब पार्शियल स्टेप्स हैं और ये बड़ी देर से हमें कहा जा रहा है कि हाँ साहब हो गया हमारे और आपके लिए शायद ये बिल्कुल मायने नहीं रखता जनरल बख्शी, हमारे आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता कि किस सरकार ने किया। जो आखिरकार मायने रखता है वो ये कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी भलाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो क्या आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, वाकई ये यूपीए सरकार सीना ठोक के कह सकती है कि इस योजना को जो अमल में लाया वो उसने लेकर आया? क्या वाकई एनडीए सरकार का क्रेडिट लेना ठीक नहीं है? देखिए, अगर क्रेडिट वाकई उनको ड्यू होता तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बनता चुनावों के अंदर? मैं आपसे साफ पूछ रहा हूं, क्या चुनावों में ये इतना मुद्दा बनता अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया होता एक सर्विसमैन को जो मजबूर किए गए थे कि अपने मेडल तक उन्होंने लौटा दिए? लेकिन मैं इससे हटकर कहना चाहता हूं कि एक बदलाव की जरूरत थी। हमें बड़ी खुशी है कि अब वो हमको आता दिख रहा है। जो सैन्य समाज को, जो सैनिकों को ऑनर, इज्जत बख्शा जाता था ब्रितानवी सरकार के समय से, अब वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने खुद इसमें पहल करी है। देखिए, अमेरिका में उनके जो राष्ट्रपति हैं, जब भी क्रिसमस होता है तो वो इराक या अफगानिस्तान अपनी फौजों से मिलने पहुंच जाया करते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार
कि जब दिवाली का शुभ पर्व आया, जबकि बेचारे हमारे जो हमारे सैन्य कर्मी हैं, जो सियाचिन जैसे खौफनाक इलाकों में तैनात हैं, वो खासतर ऐसे दिनों में अपने परिवारों को मिस करते हैं, उनके परिवार उनको मिस करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है आपकी जनरल बख्शी। अगला सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा बदलाव है जी। एक अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वो ये कि बिल्कुल सही बात आपने कही कि 500 से लेकर 1000 करोड़ कर दिया गया, और जाहिर है आखिरकार होना यही चाहिए कि एक जो है मान सम्मान और धनराशि सब में इजाफा होना चाहिए फौजियों की। लेकिन क्या एक आलोचना ये भी है कि एनडीए सरकार में एक फुल फ्लेजेड डिफेंस मिनिस्टर की जो कमी है वो लगातार खल रही है, और कहीं ना कहीं ये पक्ष कमजोर नजर आ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जल्द से जल्द एक फुल फ्लेजेड डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, और शायद इसी वजह से 1 रैंक 1 पेंशन या और बहुत सारी योजनाएं वो अधर में हैं और अपनी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं ठीक से? बख्शी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, तो फिलहाल दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो कि सियाचिन पहुंचे। वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जंग का मैदान माना जाता है सियाचिन, जहां जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार विवाद हो चुका है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ग्लेशियर से जो है फौजें वहां से हटाई जाएं, क्योंकि 2012 में काफ़ी सारे फौजी, करीब 100 से ज़्यादा फौजी पाकिस्तान के मारे गए थे वहाँ एक बर्फीले तूफान में। लेकिन भारत इस मांग को नहीं मानता, और जाहिर एक कड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर पहुँचना और सैनिकों को संबोधित करना, वहाँ पर उनसे बातचीत करना, उनके साथ दिवाली मनाना, और जाहिर है अपने आप में काफ़ी एक पॉजिटिव मैसेज ये दे रहा है। लेकिन घरेलू स्तर पर देखा जाए तो उसको लेकर एक छोटी सी राजनीति भी नज़र आ रही है कि आखिर 1 रैंक 1 पेंशन जो स्कीम है, जिसको लेकर जो फॉर्मर सोल्जर्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से एक पूरी मुहिम चलाई थी, और फिर आखिरकार इस योजना के लिए पैसा भी अलॉट हुआ, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में अभी भी दिक्कत है। तो फिलहाल बख्शी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना की तरफ से नरमी के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पुराने सहयोगी रहे आरपीआई नेता रामदास अठावले के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हैं। इसके अलावा सोमवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें शिवसेना से समर्थन और मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकार गठन और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। एनसीपी ने राज्य में सरकार गठन के लिए बिना शर्त समर्थन देकर शिवसेना को मूल भाव की स्थिति से भी बाहर कर दिया। 288 में से 122 सीटें जीतकर बीजेपी राज्य में सरकार बनाने की स्वाभाविक स्थिति में है, लेकिन उसे किसी दल से समर्थन की दरकार है। अब पुराने साथी रहे शिवसेना की तरफ से नरमी के संकेत मिल रहे हैं। आरपीआई नेता और गठबंधन के पुराने साथी रामदास अठावले ने शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। अभी उद्धव जी ने भी बताया है कि भाई हमको मैं पूरा कोऑपरेशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंडेट बीजेपी शिवसेना का सरकार बनाने का ही है, तो जरूर मतलब उनके तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। दिवाली के बाद बातचीत हो जाएगी, कितने मंत्री पद लेना है, कौन सा पोर्टफोलियो लेना है। अठावले एक दिन पहले बीजेपी नेताओं से भी मिले थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच मंत्री पद के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। 26 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को डिनर पर आमंत्रित किया है, जिसमें शिवसेना के सांसदों के साथ पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। इस भोज में सरकार गठन पर बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई फॉर्मूला निकल सकता है। इस बीच कांग्रेस ने अलग होकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना को सत्ता का लालची बताया है। सत्ता की दौड़ है, सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, विचार से कोई वास्ता नहीं है। वो राजनीतिक दल जो कल तक कहता था कि भारतीय जनता पार्टी अफजल खां की पार्टी है, आज वो दोनों सत्ता के लिए एक साथ आने को तैयार हैं। इसीलिए वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। हालांकि सरकार गठन के साथ बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हालांकि अभी रेस में आगे चल रहे हैं। सोमवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आगाह किया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उन्होंने गुरुवार को रात को भी दिवाली के मौके पर भारतीय सीमा चौकियों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में गोलीबारी की। राहत की बात यह है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। सीमा पार से दीपावली की रात भी जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की गई। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बीएसएफ के मुताबिक गश्त के दौरान जवानों को भड़काने के इरादे से ये गोलीबारी की गई, लेकिन बीएसएफ जवानों ने संयम दिखाते हुए जवाब नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की इस हरकत पर शुक्रवार को कहा कि हमें जवाब देना बखूबी आता है और हर हरकत का जवाब देने में सेना सक्षम है। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसी घटनाओं का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं यह उनका जवाब देने की, मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत यह है तो हमारे भारत की सेना के अंदर है, हमारे भारत के सीएपीएफ के जवानों के अंदर है। पाकिस्तान ने जम्मू के अरनिया और सांबा के रामगढ़ सेक्टर में गुरुवार दिन में भी बेवजह गोलीबारी की थी। सीमा पार से इस महीने हुए सीज फायर उल्लंघन में 10 लोगों की जान जा चुकी है और 95 लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में बार बार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की वजह से सीमा से सटे गांव में करीब 30,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की पाकिस्तान की कोशिश की आलोचना की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के दखल को खारिज किया है। उन्होंने बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाने पर एक बार फिर जोर दिया। पाकिस्तान संसद में पारित प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग खारिज करते हुए इसे आपसी मामला बताया और इसे बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, कृपया सीज फायर वायलेशन को रोकें। मैं समझता हूं कि परस्पर बातचीत के द्वारा यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो संयुक्त राष्ट्र को जाना चाहते हैं तो चले जाएं और वहां से उनको धक्का ये मिलने वाला है, लेकिन ये कोई हल नहीं। पाकिस्तान तो पिछले 60-65 साल से यही काम कर रहा है। 1947 के बाद लगातार उसका यही प्रयास है और कभी भी उनको कामयाबी नहीं मिली है। The question is that if these tensions have to be resolved, the only way they can be done is not through a war. They cannot be resolved. It will only worsen the situation, but through talks. पाकिस्तानी संसद में गुरुवार को संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उसने कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की बात कही। भारत शुरू से ही कश्मीर मुद्दे को आपसी मसला बताते हुए तीसरे पक्ष के दखल को खारिज करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत चीन के साथ सम्मान के साथ शांति चाहता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन के साथ लगने वाली सीमा पर 54 नई सीमा चौकियां बनाने का ऐलान किया। दुर्गम, बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में देश की सीमा की सुरक्षा में डटे रहने वाले ये हैं आईटीबीपी के बहादुर जवान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुश्किल हालातों में आईटीबीपी के जवानों की सेवा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ अच्छे रिश्ते के पक्ष में है और सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। मैं तो चीन के हुक्मरानों से भी कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी यह चीन से अनुरोध किया है जब चीन के राष्ट्रपति महोदय आए थे, यदि भारत और चीन को सीमा को लेकर विवाद है तो इस विवाद को परस्पर बातचीत के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। भारत सरकार से इस मौके पर गृह मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आईटीबीपी को स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आईटीबीपी के जवानों की वीरता, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र सेवा पर गर्व है। 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। आईटीबीपी लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक फैली करीब 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर तैनात है। आईटीबीपी ने पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य के साथ कई कठिन अभियानों में हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने वकील राम जेठमलानी ने कालाधन खाता धारकों के नाम सार्वजनिक नहीं करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है। दीपावली के दिन भेजी इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को इस मामले में किसी भी जांच से पहले काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी को उसकी जानकारी देनी चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि काले धन पर नाम जाहिर होने से कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। कांग्रेस ने चुनिंदा 136 नामों की बजाय काला धन रखने वाले सभी लोगों का नाम जाहिर करने की सरकार को चुनौती दी थी। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सभी नाम जाहिर किए जाने के पक्ष में बात कही है। I have given my word of advice to a finance minister. After all, I am a citizen of India. I have the right to advise him. And black money is, I am the decree holder from the Supreme Court. I don't care for the BJP. I care for the people of India. Well, the best answer is to release the entire list. And that is my demand. एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार ने आज बर्दवान विस्फोट मामले की जांच का जायजा लिया। उन्होंने जांच में जुटे अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच जारी है, इसलिए वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर विस्फोट की जांच अपने हाथ में लेते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 13 अक्टूबर को 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था और घटना के बारे में पूछताछ की थी। विस्फोट स्थल पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय होने के आरोपों की जांच के लिए एनआईए ने रविवार को विस्फोट स्थल का जायजा लिया था। 2 अक्टूबर को बर्दवान शहर के खागड़गढ़ में हुए विस्फोट में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गई थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के दिन भारत ने आज कई अहम मुद्दे उठाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवाद विरोधी संकल्प को सख्ती से लागू किया जाए। दुनिया भर में हिंसक वारदातों को देखते हुए भारत ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और निश्चित समय सीमा के अंदर इसके निपटारे को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी के मुताबिक आतंकवाद आज दुनिया की शांति व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल है, लिहाजा यूएन को इस पर नई तरह की नीति बनानी चाहिए। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2 टूक लहजे में कह दिया कि विकासशील देशों के पास गरीबों को खिलाने के लिए खाद्य सुरक्षा जैसे कानून होने चाहिए। भारत ने यहाँ तक कहा कि इसके लिए WTO के नियमों में भी ज़रूरी बदलाव लाए जाने चाहिए। यूएन में भारतीय मिशन के काउंसलर अमित नारंग ने कहा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ये बेहद ज़रूरी योजना है। भारत ने साफ किया कि आर्थिक पाबंदियों की परवाह किए बगैर विकासशील देशों को ये योजना जारी रखनी चाहिए। नारंग के मुताबिक WTO के बाली सम्मेलन के हस्ताक्षरी होने के नाते भारत उस सम्मेलन के फैसले पर अडिग है। यूरोपीय संघ के नेता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2030 तक 40% कटौती करने पर सहमत हुए हैं। ब्रुसेल्स सम्मेलन में जोरदार चर्चा के बाद यूरोपीय संघ के 28 देश इस समझौते पर राजी हुए। सम्मेलन में कई सदस्य देशों ने अपने हितों की रक्षा का सवाल उठाया। समझौते में कुल ऊर्जा इस्तेमाल में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को 27% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत के मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचे आज 1 महीना पूरा हो गया। मंगलयान सफलतापूर्वक काम कर रहा है। 1 महीने के दौरान यान से भेजी गई तस्वीरों का इसरो अध्ययन करने में जुटा है। इससे मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। मंगलयान 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला भारत पहला देश है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।